चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। चलिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने छायावाद युग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रगतिवाद युग। प्रगतिवाद प्रगतिवाद युग। प्रगतिवाद युग की बात की जाए तो छायावाद में हम लोगों ने देखा 1918 से 1936 तक चला था। जब प्रगतिवाद युग की बात आती है तो यह 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक इसका समय अवधि मानी जाती है। यानी 1936 से 1943 ईस्वी, यानी यह कुल कितने साल चला? तो कुल 7 साल तक चला। ठीक, प्रगतिवाद युग। अब प्रगतिवाद युग में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया, इसमें प्रगति पर आधारित रचनाएं की गई। अब इसमें केवल कवि के बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे, कौन कौन से कवि आते हैं, कौन कौन से इसकी प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख कवि इसमें कौन कौन से आते हैं। तो पहले कवि में देखते हैं। कवि एक तरफ हम लिख लेते हैं और एक तरफ हम लिख लेते हैं रचना। पहले कवि में हम देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचना है युग की गंगा। युग की गंगा। फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं। युग की गंगा। और इनकी दूसरी रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। अगले कवि में हम देखते हैं वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। नागार्जुन का पूरा नाम भी इसी वक्त आप लोग जान लीजिए। उनका पूरा नाम है वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, इनकी रचना है युगधरा। युगधरा। भस्मांकुर। अगर आपसे पूछता है युगधरा किसकी रचना है, तो वह वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी की है। यदि भस्मांकुर को पूछता है किसकी रचना है, तो वह भी रचना किसकी है? वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी की है। एक रचना और इनकी मिलती है भूमिजा। ये सब इनकी प्रमुख रचना है। भूमिजा, तो भूमिजा के बारे में भी अगर पूछता है तो वह किसकी रचना है? नागार्जुन जी की रचना है। अगले कवि के बारे में हम देखते हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन। सुमन इनका उपनाम है। कभी भी आपसे पूछेगा सुमन जी का पूरा नाम, तो शिवमंगल सिंह जी। शिवमंगल सिंह का पूरा उपनाम सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन। इनकी रचना है मिट्टी बारात। मिट्टी बारात। बिलोचन। बिलोचन इन्हीं की रचना है। बिलोचन। और इन्हीं की एक और रचना है धरती। यानी मिट्टी बारात हो गया, बिलोचन हो गया और धरती हो गया। किसकी रचना है? तो शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचना। इसी क्रम में एक कवि को और हम देख लेते हैं, त्रिलोचन।
त्रिलोचन जी को देख लेते हैं। इनकी रचना है गुलाब और बुलबुल। गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन। अब देखिए, ये रहा प्रकृतिवाद के कुछ कवि और कुछ कवियों की रचनाएं, प्रमुख कवि या प्रमुख कवियों की रचनाएं। अब इसमें आपको याद कैसे करना है, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं जो प्रकृतिवाद के क्या है, प्रमुख कवि हैं। अब इनकी रचना है युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक, यानी आप कह सकते हैं अग्रवाल जी के गंगा में फूल नहीं रंग बोलते हैं, यानी युग की गंगा हो गया और फूल नहीं रंग बोलते हैं। वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन, नागार्जुन ने युग को भस्म करके भूमि में उत्पन्न किया। भूमि में उत्पन्न किया यानी भूमिजा। ठीक, तो एक इसका हो गया, नागार्जुन जी का हो गया। शिव मंगल सिंह सुमन, इनकी रचना है मिट्टी बारात बिलोचन और धरती, यानी धरती पर बिलोचन की मिट्टी बारात आप कह सकते हैं किसका है, सुमन जी का है। ठीक, इसके बाद त्रिलोचन, त्रिलोचन जी की रचना है गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन। ठीक, ताप के ताए हुए दिन, यानी जब दिन में तपन ज्यादा होने लगती है, गर्मी ज्यादा होने लगती है, तो गुलाब भी सूख जाते हैं और जो बुलबुल पक्षी होता है ये भी क्या होता है, कहीं एकांत में बैठकर गाना गाने लगता है। तो ताप के ताए हुए दिन, गुलाब और बुलबुल एक किसकी रचना है, तो त्रिलोचन जी की रचना है। ठीक, तो ये देखिए आपके प्रगतिवाद के बारे में था। अब इसी क्रम में हम इसी के आधार पर देखते हैं, इसी के जस्ट आगे का जो आधार होता है वो प्रयोगवाद होता है। आपका वर्तमान जो युग इस समय चल रहा है वो प्रयोगवाद युग है। तो प्रयोगवाद को हम देखते हैं जो प्रगतिवाद से ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक, तो प्रगतिवाद के बाद हम लोग प्रयोगवाद पर चलते हैं। आगे प्रयोगवाद, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के समयावधि की बात की जाए तो यह 1943 से 1943 से लेकर अब तक, यानी वर्तमान समय तक, अब तक जो समय चल रहा है वह क्या समय है, आपका प्रयोगवाद का समय है। 1943 से लेकर अब तक का जो समय है वह प्रयोगवाद का समय है। ठीक, अब देखिए यदि प्रयोगवाद का जनक माना जाए, प्रवर्तक जिसे आप कहते हैं, तो यह प्रयोगवाद आएगा। प्रयोग, यह देखिए प्रयोग पर आधारित रचनाएं, यानी यहाँ पर प्रयोग पर आधारित रचनाओं का संकलन किया गया। जो कवि हुए वो पहले प्रयोग करते थे, प्रयोग के आधार पर तब रचनाएं लिखते थे। यहाँ पर जो आदिकाल से चली आई उपमाएं थी, उन उपमाओं का थोड़ा बहुत निषेध भी कर दिया गया। तो इसमें देखते हैं, हम पहला देखते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक। आपसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी को माना जाता है
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को क्या माना जाता है? तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अब देखिए, जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य मिलता है वो ये मिलता है कि प्रयोगवाद में एक महत्वपूर्ण रचना है, पत्रिका जिसे आप कह सकते हैं तार सप्तक की रचना की गई। तार सप्तक यानी दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो इसका मिलता है, अज्ञेय जी ने तार सप्तक, अज्ञेय जी ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। प्रकाशन किया। अज्ञेय जी ने किसका प्रकाशन किया? तो तार सप्तक का प्रकाशन किया। ठीक, अब देखिए तार सप्तक के चार भाग प्रकाशित हुए। यानी यह जो तार सप्तक था यह चार भागों में प्रकाशित हुआ। कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो चार भागों में प्रकाशित हुआ। ठीक, अब देखिए तीसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य मिलता है वो कहता है कि तार सप्तक के प्रत्येक भाग में, तार सप्तक के प्रत्येक भाग में सात सात कवियों को सम्मिलित किया गया। यानी तार सप्तक के प्रत्येक भाग में कितने कवियों को सम्मिलित किया गया? तो सात सात कवियों को सम्मिलित किया गया। अब देखिए जो महत्वपूर्ण तथ्य मिलता है वो ये मिलता है कि तार सप्तक जब चार भागों में प्रकाशित हुआ और चार भागों में सात सात कवि थे तो कुल कितने कवि हो जाते हैं? तो 7 चौका 28 कवि हो जाते हैं। ठीक, अब 28 कवि हो जाते हैं। 28 कवि के क्या क्या नाम है ये तो आपसे नहीं पूछता है, लेकिन ये जरूर पूछता है कि तार सप्तक जो चार भागों में प्रकाशित हुआ वो किस किस वर्ष में कौन कौन सा सप्तक प्रकाशित हुआ। यानी पहला सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ और चौथे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। इस प्रकार इसका प्रकाशन वर्ष आपसे पूछ लिया जाता है। तो आइए चलते हैं इसके प्रकाशन वर्ष के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। चलिए, ये चीज तो हो गया होगा आपका। आगे चलते हैं। चलिए, जो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन होता है, प्रथम तार सप्तक, देखिए इसमें से आपका दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक ये पूछता है कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन बताइए, या इसी को कहता है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तार सप्तक आपसे पूछता है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए या प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो जो प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक का प्रकाशन होता है वह होता है 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी। अब देखिए
ये 1943 ईस्वी हो गया। जो दूसरा तार सप्तक निकलता है इसी के जस्ट 8 वर्ष बाद निकलता है। यानी कितना अंतर देते हैं? 8 वर्ष का अंतर होता है। यानी द्वितीय तार सप्तक, यानी द्वितीय तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष होता है वह कितना होता है? तो 1943 में आप 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1951 ईस्वी। 1951 ईस्वी में द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन होता है। ठीक, 7 कवि इसमें भी थे, 7 कवि इसमें भी थे। इसके बाद पुनः इसी क्रम में तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन होता है। अब जो तृतीय तार सप्तक था वह भी क्या था? इससे 8 वर्ष का अंतर इसमें, और इसी से जस्ट 8 वर्ष का अंतर किसमें हो जाता है? तृतीय तार सप्तक में हो जाता है। यानी तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। अब इसमें 1951 में आप 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1959 ईस्वी। 1959 ईस्वी में तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन हो जाता है। लेकिन अब यहां से आपका क्रम जो होता है वो थोड़ा सा टूट जाता है, और जो चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन होता है वह इसके 20 वर्ष बाद होता है। चलिए आगे देखते हैं चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन। यानी चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन जो होता है वह बताया गया कि इसके 20 वर्ष बाद होता है। यानी 1979 ईस्वी। 1959 में आप 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1979 ईस्वी। यह आपका होता है प्रयोगवाद। यानी प्रयोगवाद को किसने लाया? तो अज्ञे जी ने लाया, और अज्ञे जी ने प्रयोगवाद का जो प्रवर्तन किया वो तार सप्तक के माध्यम से किया। और एक तार सप्तक में कितने कवियों को शामिल किया गया? तो एक तार सप्तक में आपके 7 कवियों को शामिल किया गया, और इस प्रकार चौथे तार सप्तक तक कितने कवि हो जाते हैं? आपके 28 कवि हो जाते हैं। ठीक, ये 28 कवि हो जाते हैं। यानी तार सप्तक में तार सप्तक के संपूर्ण भागों को मिलाकर कितने कवि हो जाते हैं? 28 कवि। ये आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं कि प्रयोगवाद में प्रमुख कवि कौन कौन हुए और इन कवियों की प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक तरफ हम लिखते हैं कवि, कवि, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं रचनाएं। यानी एक तरफ कवि हो गए, एक तरफ आपका क्या हो गया? रचना हो जाता है। ठीक, अब कवि में देखते हैं अज्ञे जी को हम प्रथम वरीयता देते हैं। सबसे पहले हम अज्ञे जी के बारे में ही देख लेते हैं। अज्ञे जी का पूरा नाम आप लोगों को पता ही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक, अब अज्ञे जी की रचना के देखते हैं। सागर मुद्रा, इनकी रचना सागर मुद्रा। ठीक, आपसे पूछेगा कि सागर मुद्रा किस कवि की रचना है, तो वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना है। इनकी दूसरी रचना मिलती है अरि ओ करुणा प्रभामय। अरि ओ करुणा प्रभामय। अरि ओ करुणा प्रभामय
फिर इनकी अगली रचना मिलती है बावरा अहेरी। बावरा अहेरी इनकी अगली रचना है। फिर एक और रचना इनकी मिलती है जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, हरी घास पर क्षण भर। हरी घास क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर, तो ये अज्ञे जी की रचना हो जाती है। ठीक, इसके बाद हमको और रचना मिलती हैं गिरिजा कुमार माथुर जी की। वो भी किस युग के कवि हैं? प्रयोगवादी युग के ही हैं, गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर, अगर इनकी रचना के बारे में पूछता है तो इनकी रचना है, मैं वक्त के हूं सामने। मैं वक्त के हूं सामने, यानी मैं किसके सामने हूं? मैं वक्त के हूं सामने। तो यह रचना किसकी हो जाती है? आपके गिरिजा कुमार माथुर जी की। चलिए अगले कवि के बारे में देखते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना होती है कालजयी। कालजयी, अगर आपसे पूछता है कालजयी किसकी रचना है, तो वह रचना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की। इन्हीं की एक और रचना मिलती है, गीत फरोश। गीत फरोश। आते हैं अगले कवि के पास आते हैं। अगला कवि आपका धर्मवीर भारती, ये भी प्रयोगवादी कवि हैं, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, इनकी रचना है अंधा युग। अंधा युग, अगर आपसे कभी पूछता है अंधा युग किसकी रचना है, तो वह रचना धर्मवीर भारती जी की है। इसके बाद इसी क्रम में इनकी एक और रचना मिलती है, ठंडा लोहा। इनकी एक और रचना मिल जाती है, कनुप्रिया। रचनाएं तो इन लोगों की बहुत सारी हैं, लेकिन हम कहानी को अलग पढ़ेंगे, उपन्यास को अलग पढ़ेंगे, नाटक को अलग पढ़ेंगे, एकांकी को अलग पढ़ेंगे, यात्रा वृत्त को अलग पढ़ेंगे। ये जब हम गद्य रचना पढ़ना शुरू करेंगे तो इन चीजों को अलग अलग हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम किसको पढ़ेंगे? केवल काव्य रचना के बारे में पढ़ेंगे, यानी इनकी काव्य रचनाएं क्या क्या है। ठीक, अगले कवि में हमको मिल जाते हैं कुंवर नारायण। कौन मिल जाते हैं? कुंवर नारायण, यही लिखते हैं हम इनको, कुंवर नारायण जी को। अभी हमको बहुत सारे कवियों के बारे में पढ़ना है, बहुत सारे कवि अभी आपके बाकी हैं। कुंवर नारायण, इनकी रचना मिलती है, देखिए इनकी रचना कालजयी थी और कुंवर नारायण जी की रचना क्या है? आत्मजयी। बस थोड़ा सा अंतर है उनकी कालजयी और इनकी आत्मजयी। और इनकी रचना है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह, इसी क्रम में एक और आपके कवि मिल जाते हैं। चलिए हम इस कवि को ऊपर लिख देते हैं,
क्योंकि ये कवि आपके बचे हुए हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता। नरेश मेहता की रचना है संशय की रात। संशय की रात। तो ये रहे कवि एवं रचनाएं हैं। आप लोग सभी लोग इसके आपने कॉपी पर नोट डाउन कर लिए होंगे। आइए एक बार देख लेते हैं फिर से इसके बारे में कि क्या क्या चीजें हैं। चलिए, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का जो समय होता है वो 1943 से लेकर अब तक होता है, और यह जो है अब तक का जो समय चलता है, इसी में नई कविता, अकविता, साठोत्तरी कविता, जो ये सब कविताएं हैं, ये सब किस में आते हैं? प्रयोगवाद के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, प्रयोगवाद में जो पुरानी उपमाएं थी उसका क्या किया गया? थोड़ा बहुत हनन कर दिया गया, यानी उन उपमाओं को रोक दिया गया। ठीक, अब इसी प्रयोगवाद में आपका प्रयोगवाद का जो जनक होता है अंग्रेजी होते हैं, और अंग्रेजी क्या करते हैं? प्रयोगवाद का जो आविर्भाव करते समय उन्होंने क्या किया? तार सप्तक की स्थापना किया, प्रकाशन किया, और तार सप्तक को उन्होंने 4 भागों में प्रकाशित किया। प्रथम भाग का प्रकाशन जो हुआ था वह 1943 ईस्वी में हुआ था। जो द्वितीय भाग का प्रकाशन हुआ था वो 1951 ईस्वी में हुआ था। 43 से यानी 8 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, 8 वर्ष बाद हुआ था। जो तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन होता है वो 1959 ईस्वी में होता है, और जो चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन होता है वह इसके 20 साल बाद होता है, अर्थात 1979 ईस्वी में होता है। इतना ही नहीं, बताया गया कि तार सप्तक के प्रत्येक भाग में कितने कितने कवि थे? तो 7 कवि थे, यानी कुल मिला के कितने कवि हो गए? 28 कवि हो गए। अब ये क्या होता है कि इतने के बाद हम आते हैं कवि एवं रचना पर। सबसे पहले हमें अंग्रेजी मिलते हैं, इनकी रचना मिलती है सागर मुद्रा, अरि ओ करुणा प्रभामय, बावरा हेरी हरी घास पर क्षण भर। दूसरे कवि के रूप में मेरे सामने आ जाते हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। इनकी एक रचना सामने आती है मैं वक्त के हूं सामने। मैं वक्त के हूं सामने। तीसरे कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। इनकी रचना मिलती है कालजयी और गीत फरोश। कालजयी और क्या होता है? गीत फरोश। तीसरे कवि के रूप में हमारे सामने, चौथे कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं धर्मवीर भारती जी। इनकी रचना मिलती है अंधा युग, ठंडा लोहा और कनु प्रिया, यानी अंधा युग, ठंडा लोहा और कनु प्रिया। इसके बाद 5वें कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं कुंवर नारायण जी, और कुंवर नारायण जी की रचना मिलती है आत्मजयी चक्रव्यूह। देखिए, इनकी रचना कालजयी है और इनकी रचना आत्मजयी, थोड़ा सा अंतर है, बस ज्यादा अंतर नहीं है। फिर 6वें कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं नरेश मेहता, जिनकी रचना है संशय की रात। ठीक, तो ये आपका है प्रयोगवाद। आगे हम इसी के आगे चलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए हम बस करते हैं। चलिए, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, सबको आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।